हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपको मैं वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है। वर्टिब्रल कॉलम आपको ये दिखाई दे रहा है इधर। वर्टिब्रल कॉलम जिसका कॉमन नेम बैकबोन है। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम जो है अपना जो ट्रंकेटेड बॉडी पार्ट है उसके मिड एक्सिस में प्रेजेंट होता है। अपने ट्रंकेटेड बॉडी पार्ट की जो पोस्टीरियर वाल है उसके मिड एक्सिस में प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो कि डिफरेंट वर्टिब्री से मिलकर बना हुआ होता है। डिफरेंट वर्टिब्री जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं उनको डिफरेंट सेगमेंट वाइज क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्वाइकल रीजन जो अपने गर्दन में होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, इनकी संख्या 7 होती है। जबकि सर्वाइकल वर्टिब्री के नीचे थोरेसिक रीजन पाया जाता है। थोरेसिक रीजन के मिड एक्सिस जो है उसमें जो वर्टिब्री पाई जाती है वो थोरेसिक वर्टिब्री कहलाती है, जिनकी संख्या 12 होती है। यहाँ पर लंबर वर्टिब्री हैं जो कि थोरेसिक वर्टिब्री के जस्ट बिलो हैं, ये इनकी संख्या 5 है, ठीक है। और उसके बाद में सेक्रल वर्टिब्री हैं जिनकी संख्या 1 है। चूँकि ये फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं इसलिए इनको 1 कंसिस्ट किया है, अदरवाइज ये 5 वर्टिब्री होती हैं। और कॉकिक्स हैं ये 1 वर्टिब्री ही कंसिस्ट की गई क्योंकि ये भी फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं, अदरवाइज इनकी संख्या 4 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री अपने देखें तो 26 है, यदि सेक्रल और कॉकिक्स को 1-1 अपने कंसिडर करें। अदरवाइज वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री जो है वो 33 होती हैं। यहाँ पर लंबर और सेक्रल वर्टिब्री से अभिप्राय ये है कि जैसे अपनी फिंगर से ले रहे हैं, अपनी मान ले रहे हैं कि ये वर्टिब्री है एक, और ये सभी वर्टिब्री इस तरह से फ्यूज्ड हैं। कौन सी? सेक्रल और कॉकिक्स रीजन की इस तरह से फ्यूज है, तो इस 5 है इनको 1 मान लिया, और कॉकिक्स रीजन में 4 हैं तो उनको 1 मान लिया। अदरवाइज और बाकी रीजन में सभी वर्टिब्रीज जो हैं वो मूवेबल हैं, अनफ्यूज्ड हैं, यानी इस तरह से इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है, स्पेस पाया जाता है, तो ये वर्टिब्रीज समवॉट मूवेबल हैं। तो इसलिए इन वर्टिब्रीज को अपन मूवेबल वर्टिब्री बोलते हैं, जबकि सेक्रल और कॉकिक्स रीजन की वर्टिब्री को अपन अनमूवेबल वर्टिब्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये आपस में फ्यूज्ड हैं, इसमें इनके बीच में इन बिटवीन किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए सेक्रल और कॉकिक्स रीजन की अनमूवेबल या फ्यूज्ड वर्टिब्रीज है। अब इसके बाद में आप देखो आपको बताया है कि सर्वाइकल वर्टिब्री कहाँ प्रेजेंट होती हैं। सर्वाइकल जो रीजन है उसमें पोस्टीरियर वाल जो होती है उसके मिड एक्सिस में प्रेजेंट होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्री कहाँ पाई जाती है? थोरेसिक वर्टिब्री अपने थोरेसिक केज जो है उसकी पोस्टीरियर वाल के मिड एक्सिस में पाई जाती है। याद रखो, थोरेसिक वर्टिब्री जो होती हैं वो दोनों साइड में रिब्स का जो पोस्टीरियर एंड है जो कि हेड पार्ट बनाता है, वो हेड प्रत्येक वर्टिब्री के इस बॉडी पार्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो याद रखो, ये बाद में जब वर्टिब्री पढ़ाऊंगा इसमें आएगा, तो हेड पार्ट से जुड़ा रहता है। थोरेसिक वर्टिब्री कितनी है? थोरेसिक वर्टिब्री 12 है। रिब्स कितनी है? 12 है। तो प्रत्येक वर्टिब्री के दोनों साइड में, यहाँ इस साइड में रिब जुड़ेगी और इस साइड में रिब जुड़ेगी, दोनों साइड की रिब प्रत्येक कोरोस्पोंडिंग थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी रहती है पोस्टीरियरली, ठीक है। ये चीज़ आ गई थोरेसिक वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री अपना जो पेट यानी कि उदर होता है, एब्डोमेन होता है, उसकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल जो है उसके मिड एक्सिस में वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रीज पाई जाती हैं उसे लंबर वर्टिब्री बोलते हैं। जबकि सेक्रल वर्टिब्री जो है वो पेल्विक जो अपनी वाल है उसमें पोस्टीरियर वाल जो है उसकी मिड एक्सिस में सेक्रल वर्टिब्री प्रेजेंट होती है और उसके जस्ट बिलो कॉकिक्स वर्टिब्री पाई जाती है। अब आप देखोगे कि इन सभी वर्टिब्रीज जो हैं उनका क्लासिफिकेशन जैसे आपने देख ही लिया है। अब उसके बाद में देख रहे हैं अपना वर्टिब्रल कॉलम की नॉर्मल लेंथ। अपन देखें तो वर्टिब्रल कॉलम की नॉर्मल लेंथ जो है एक एडल्ट पर्सन में, मेल यदि है तो उसमें 71 सेंटीमीटर और यदि फीमेल है तो उसमें 61 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि जो वर्टिब्री हैं ये सभी वर्टिब्रीज हैं। इन वर्टिब्रीज में सबसे पहले जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं उनमें सबसे ऊपर की 2 सर्वाइकल वर्टिब्री जिसमें एटलस सबसे ऊपर है और उसके बाद में एक्सिस वर्टिब्री है। तो एटलस वर्टिब्री और एक्सिस वर्टिब्री जो है वो नॉर्मल वर्टिब्री से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इनको कि वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें जो है कर्व प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो होता है प्राइमरी कर्व और एक होता है सेकेंडरी कर्व। याद रखो, प्राइमरी कर्व जो होता है वो प्राइमरी कर्व जो है जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान वर्टिब्रल कॉलम में प्राइमरी कर्व होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से इस स्लेट पर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे ये एक हेड पार्ट है, यूट्रस में ग्रो कर रहा है, तो उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें इस तरह का जो है
एक्सिस पाया जाता है, ठीक है, इस तरह का एक्सिस पाया जाता है। और फिर ये जो लोअर लिम्ब है वो इस तरह से फ्लेक्स का पोजीशन में रहते हैं, हैंड है वो भी इस तरह से फ्लेक्स पोजीशन में, ऑल ओवर पूरी बॉडी फ्लेक्स पोजीशन दे रहा होगा कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली। तो ऐसा बिफोर बर्थ पाया जाता है जब यूट्रस में वो ग्रो कर रहा है। दिस इज प्राइमरी कर्व, ठीक है। देखो ये प्राइमरी कर्व ये इस तरह से प्रेजेंट है। अब उसके बाद में क्या होगा, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद में ये प्राइमरी कर्व जो सर्वाइकल जो रीजन है इसमें एब्सेंट होता है। सर्वाइकल रीजन में ये जो कर्व है ये कॉनकेव हो जाता है पोस्टीरियरली। जब बच्चा जो है वो जन्म के उपरांत अपना हेड जो है वो इरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, राइजअप करना स्टार्ट कर देता है, तो ये कॉनकेव हो जाता है। और उसके बाद जब वो बैठना स्टार्ट कर देता है तो उस दौरान लंबर रीजन में भी पोस्टीरियरली कॉनकेव कर्व आ जाता है। जबकि थोरेसिक रीजन में प्राइमरी कर्व जैसे कॉन्वेक्स था वैसा ही है और सेक्रल रीजन में भी वैसा ही कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली है। इस तरह से आप देखोगे कि प्राइमरी कर्व जो है वो थोरेसिक और सेक्रल रीजन में प्रेजेंट है, जबकि सेकेंडरी कर्व जो जन्म के उपरांत डेवलप हुए हैं वो सर्वाइकल और लंबर रीजन में प्रेजेंट है। तो ये कर्व जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर समझने का। एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्राइमरी कर्व और सेकेंडरी कर्व। यहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी कर्व से संबंधित कुछ एनाटॉमिकल कंडीशंस हैं, जो क्लिनिकल कंडीशंस है उसमें एक तो देखोगे कि ये थोरेसिक रीजन जो है वो पोस्टीरियरली ज़्यादा कॉन्वेक्स है, तो ज़्यादा उभरा हुआ पार्ट है, तो इस टर्म को बोलते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी को बोलते हैं काइफोसिस। और यदि इसका जस्ट अपोजिट हो, ये यहाँ पर ये कर्व जो है लंबर रीजन में वो कॉनकेव है, पोस्टीरियरली वो ज़्यादा उभरा हुआ हो है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपने लॉर्डोसिस। और उसके बाद में यदि जो एक नॉर्मल कंडीशन है, जैसे पेशेंट मैं ही खड़ा हूँ इस तरह से, ये नॉर्मल पोजीशन है और इसमें वर्टिब्रल कॉलम ऐसा ना हो कि जिगजैग हो, तो उसमें उस टर्म को कहलाएगी स्कोलियोसिस। तो इस तरह से लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस कुछ क्लिनिकल टर्म हैं जो कि कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें जो सबसे पहले वर्टिब्री है एटलस वर्टिब्री है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसके ऊपर स्कल प्रेजेंट है। स्कल इज ए बोनी स्केलेटन इन विच ब्रेन इज प्रेजेंट, और ब्रेन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम, और क्रेनियम जो पार्ट है वो ब्रेन बॉक्स बनाता है। और उसके बाद में एंटीरियरली फेशियल बोन होती हैं, तो स्कल में फेशियल और क्रेनियल बोन्स आती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एटलस वर्टिब्री के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ सेंटर से होते हुए आपको पता है ऊपर की तरफ तो है ब्रेन, और ब्रेन इंफीरियरली कंटिन्यू रहता है, टेल रूप में कंटिन्यू रहता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि आपको मालूम है कि सीएनएस है उसके दो पार्ट होते हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन सिचुएटेड इन क्रेनियल कैविटी जिसका वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। और उसके बाद में आप देखोगे ये जो नीचे की तरफ है वो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, टेल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, और ये आते आते L1 वर्टिब्रे तक आते थे टर्मिनेट हो जाता है। L1 वर्टिब्रे तक जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद में ये फाइलम टर्मिनल यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई स्पाइनल सेगमेंट नहीं प्रेजेंट है L1 वर्टिब्रे से बिलो। यहाँ पर L1 वर्टिब्रे तक आते आते स्पाइनल कॉर्ड एक कोन रूपी संरचना बनाता है, और कॉनिकल स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है कोनस मेडुलरिस। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर क्लिनिकल लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि एलपी निडल जो है जिसमें लंबर पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर करने के बाद में सीएसएफ को एस्पायरेट करते हैं इन डिफरेंट कंडीशन में, जैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर मेनिंजाइटिस है और अदर कंडीशन है, क्रेनियल ट्यूमर है, ब्रेन की ट्यूमर है, तो उस कंडीशन में सीएसएफ का प्रेशर वगैरह मेजर करने के लिए लेबोरेटरी मेथड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सीएसएफ को एस्पायरेट करते हैं L1 वर्टिब्रे से बिलो, और स्पेशली मोस्ट जो सूटेबल साइट है वो है L3 और L4 वर्टिब्रे के इन बिटवीन। तो यहाँ पर ये अपने सीएसएफ को एस्पायरेट करते हैं। अब आप देखोगे कि जो है प्रत्येक वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर की स्टडी करें अपन, तो यहाँ पर ये वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक वर्टिब्रे जो है वो रिंग शेप स्ट्रक्चर है, और इस रिंग शेप स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एंटीरियरली जो एक बोनी पार्ट है जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा थिक है, उस पार्ट को बोलते हैं बॉडी। दिस इज बॉडी ऑफ वर्टिब्रे। बॉडी ऑफ वर्टिब्रे जो है वो एंटीरियरली डायरेक्टेड है, ठीक है। और बॉडी ऑफ वर्टिब्रे पोस्टीरियरली आप देखोगे कि किस रूप में कंटिन्यू है, पेडिकल के रूप में। दोनों साइड में ये पेडिकल पार्ट हैं। पेडिकल पार्ट पोस्टीरियरली
देखो आप देख रहे हो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट जो है मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है, और ये प्रोमिनेंट पार्ट जो है ये पोस्टीरियरली कंटिन्यू रहता है पेडिकल के रूप में, और पेडिकल पार्ट जो है वो पोस्टीरियरली कंटिन्यू रहता है लेमिना के रूप में। ठीक है, ये लेमिना के रूप में कंटिन्यू है। अब आप देख रहे हो कि ये जो पेडिकल पार्ट है ये लेमिना से जब जुड़ता है, आर्टिकुलेट होता है, तो उस साइड, उस रीजन पर जहाँ पर जुड़ रहा है उस रीजन पर लेटरली एक बोनी प्रोमिनेंस है जो कि स्पाइनस स्ट्रक्चर है। इस स्पाइनस स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो कि लेटरली डायरेक्टेड है। यहाँ पर दोनों ही लेमिना जो है वो पोस्टीरियरली, देखो ये लेमिना पोस्टीरियरली कहाँ पर आपस में एक दूसरे से आर्टिकुलेट हो रहे हैं, मिड एक्सिस में, और फिर यहाँ पर पोस्टीरियरली एक बोनी प्रोसेस है जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये अपने आप में अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इसलिए है कि ये अपनी जो शेप है, अपीरेंस है, वो चेंज करता रहता है। चेंज कैसे करता है कि सर्वाइकल सेगमेंट जो है अपना गर्दन वाला, उसमें तो ज़्यादा उभरा हुआ है, अपन गर्दन के पीछे हाथ लगा के टच करके महसूस करेंगे तो ये अपने को फील होगा। लेकिन यदि आप थोरेसिक रीजन में जाओगे तो थोड़ा सा रूडिमेंट्री है, कम फील होगा। लंबर रीजन में जाओगे तो एकदम ही लुप्त हो जाता है। सेक्रल रीजन में तो है ही नहीं। इस तरह से आप देखोगे कि ये अपना रूप बदलता है जैसे जैसे डाउनवर्ड जाओगे। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा उभरा हुआ कहाँ है, सबसे ऊपर वाला है, नहीं सर्वाइकल सेगमेंट में। अब देखो यहाँ पर ये दोनों पार्ट जो मिलकर के, यानी कि लेमिना और पेडिकल मिलकर के क्या बना रहे हैं, लेमिना और पेडिकल मिलकर के बना रहे हैं आर्च। ये आर्च बना रहे हैं, वर्टिब्रल आर्च बना रहे हैं। दिस इज वर्टिब्रल आर्च। ठीक है ना, ये वर्टिब्रल आर्च जो बन रहा है तो उसकी सुपीरियर सरफेस होती है और एक इन्फीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस दोनों पर ही प्रोसेस हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आर द हुक लाइक स्ट्रक्चर दैट आर्टिकुलेट्स विद सुपीरियर वर्टिब्री और सुपीरियर एडजेसेंट वर्टिब्री, while inferior articular process that are present at inferior surface of vertebrae that articulates inferior adjacent vertebrae। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी वर्टिब्री है वो अपने से ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वर्टिब्री से आर्टिकुलेट होती है इन आर्टिकुलर प्रोसेस की मदद से। इन आर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आर्टिकुलर फैसेट्स पाए जाते हैं जिनमें ये आर्टिकुलेट फैसेट्स आर द सरफेसेज फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस आर्टिकुलर प्रोसेस और सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ पर देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ पर ये इंप्रेशन पाया जाता है, डिप्रेस्ड एरिया फैसेट है, ये किसके लिए है, हेड ऑफ रिब के लिए है। पोस्टीरियर एंड ऑफ रिब है वो एक बोनी प्रोमिनेंस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाता है और उस रूपांतरित स्ट्रक्चर को हेड बोलते हैं। एंटीरियरली हेड कंटिन्यूअस एज नेक एंड नेक पार्ट और हेड पार्ट जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर एक बोनी प्रोमिनेंस पाया जाता है जिसे बोलते हैं ट्यूबरकल, और ट्यूबरकल जुड़ता है ट्रांसवर्स प्रोसेस के इस फैसेट के साथ दोनों साइड में। इस तरह से प्रत्येक रिब पोस्टीरियरली बॉडी से और ट्रांसवर्स प्रोसेस से आर्टिकुलेट होती है। याद रखो हेड पार्ट जो है रिब का वो प्रत्येक वर्टिब्री यानी दो एडजेसेंट वर्टिब्री के बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो ये जो स्टिक है इसका ये पार्ट है, जैसे ये रिबी है, रिब मानो आप, और इसका ये हेड है, हेड जो और ये वर्टिब्री है, दो एडजेसेंट वर्टिब्री है, ये दो फिंगर है, ये दोनों फिंगर से इस तरह से जुड़ा था। यानी आपने क्या देखा, हेड जो है वो ऊपर वाली वर्टिब्री से जो जुड़ रहा है और नीचे वाली वर्टिब्री से जुड़ रहा है। दोनों एडजेसेंट वर्टिब्री के बॉडी पार्ट से एक रिब का हेड है वो जुड़ता है। ठीक है ना, ये देख लो, एक इस रिब के जो बॉडी पार्ट से जुड़ रहा है ये रिब का हेड है, ये इस वर्टिब्रे के बॉडी पार्ट से जुड़ रहा है, और इसके नज़दीक वाली दूसरी है उसके बॉडी फोरामेन को बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। देखो वर्टिब्रल फोरामेन जो होते हैं, इन वर्टिब्रल फोरामेन जो सेंटर में प्रेजेंट है, वर्टिब्रल फोरामेन दैट इज ए वाइड फोरामेन दैट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ ईच वर्टिब्री। ठीक है, यहाँ पर देखो इस पार्ट से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड है डिसेंड्स डाउनवर्ड, यहाँ पर डिसेंड होता है डाउनवर्ड। ठीक है, इस वर्टिब्रल जो फोरामेन जो है ये इसमें स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स हैं इसके साथ डाउनवर्ड रन करती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बेसिक समझना है। पर फ्यूज हो गए हैं। देखो ये जो एम्ब्रायोजेनेसिस होती है, फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। कई कंडीशंस हैं, एक टर्म आपने पढ़ी होगी दैट इज स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। स्पाइना बाइफिडा और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या होता है, ये दोनों पार्ट हैं वो आपस में फ्यूज ही नहीं हो पाते,
ये अनफ्यूज रहता है स्पाइनस प्रोसेस, ये दोनों पार्ट अलग अलग रहते हैं। और पोस्टीरियरली क्या होगा, यहाँ पर मेनिंजियस जो ऊपर की तरफ बैलून लाइक स्वेलिंग आ जाती है, और साथ साथ न्यूरो जो स्पाइनल कॉर्ड जो उसके पार्ट्स या स्पाइनल नर्व जो है वो भी साथ साथ बाहर की तरफ आ जाती हैं। दिस इज मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील, सिरिंजोमाइलिया, ये टर्म है, ये यूज़ होती हैं। तो ये यहाँ पर अपन पढ़ेंगे स्पाइना बाइफिडा में, यहाँ टर्म है, ये क्लिनिकल पैथोलॉजी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये पार्ट नहीं फ्यूज़ हो पाते, किसकी कमी से? विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड, ये कुछ कंडीशन है, या फिर गेस्टेशनल एज पीरियड के दौरान अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको स्मोकिंग, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। एक वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो लगभग सेम सी है, सर्वाइकल रीजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ये वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर मैंने सर्वाइकल रीजन में बनाई है। इसमें देखो ये 2 पोर दिखाई दे रहे हैं, इन पोर्स से होते हुए ऊपर की तरफ वर्टिब्रल आर्टरीज जो है वो रन करती हैं। देखो वर्टिब्रल आर्टरीज मेमोराइज करो, EVS जो है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जो वर्टिब्रल आर्टरीज कहाँ से अराइज होती हैं? तो आप देखोगे वर्टिब्रल आर्टरीज अराइज होती है सबक्लेवियन आर्टरी से। सबक्लेवियन आर्टरी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का कंटिन्यूएशन है सबक्लेवियन आर्टरी। और सबक्लेवियन आर्टरी सबक्लेवियन रीजन में प्रेजेंट होती है, दोनों साइड में आएंगी, देन एक्सिला में आ जाएंगे एक्सिलरी आर्टरी, देन ब्रेकियल पार्ट में आ जाएंगे ब्रेकियल आर्टरी, और देन रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, एंड देन फॉर्म पाल्मर आर्च यहाँ पर बनाएंगे, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डी पाल्मर आर्च। डिजिटल आर्टरीज निकलेंगे, डिजिट्स को सप्लाई करेंगी, सारे पार्ट को सप्लाई, पूरा पढ़ाया हुआ आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। दोबारा टाइम आएगा दोबारा पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, समझो इन चीज़ों को। तो वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर की तरफ रन करती हैं, कहाँ से ले जाती हैं ऊपर की तरफ? क्रेनियल केविटी पे। कहाँ से होते हुए जाएंगी? तो कहाँ से होते जाएंगी? तो आप देखोगे फोरामेन ऑफ मैग्नम है, उससे होते हुए एंटर कर जाएंगे क्रेनियल केविटी में। फोरामेन ऑफ मैग्नम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सी बोन में पाया जाता है? ओसिपिटल बोन में। ओसिपिटल बोन का एक पार्ट तो अपने पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये ओसिपिटल पार्ट है, एक नीचे की तरफ ये कर्व कर लेता है, तो उस पार्ट में छिद्र होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है, वर्टिब्रल आर्टरीज एंटर करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये फोरामेन ऑफ मैग्नम से होते हुए ये आर्टरीज एंटर कर देती हैं। दोनों कैरोटिड आर्टरी के साथ ये आर्टरीज हैं वो अनास्टोमोस हो जाती हैं, और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। सर्कल ऑफ विलिस इज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन इन क्रेनियल केविटी। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सर्कल ऑफ विलिस, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं देखोगे आप? डिफरेंट ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? तो आप देखोगे एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी और बेसिलर आर्टरी। दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेज दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल ब्रेन। ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इट्स नॉर्मल वेट इज 1350 से 1400 ग्राम इन मेल एंड फीमेल, वेरी करता है। बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, पर सेकंड इसको ब्लड सप्लाई चाहिए, थोड़ी देर के लिए भी सप्लाई न हो, पेशेंट जो है वो चक्कर खा के नीचे गिरेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, तो इसको कंटिन्यू ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए भी नहीं होगी तो क्या होगा? स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आप चीज़ें पढ़ोगे। तो ये आ गई जो वर्टिब्री आ गई, ठीक है। तो वर्टिब्री की स्ट्रक्चर ये देखो, ये पोर बने हैं, दीज पोर्स आर ओनली प्रेजेंट इन सर्वाइकल वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री में ये पोर्स नहीं होते हैं, जैसे थोरेसिक पढ़ रहे हैं तो मिटा दो, दीज आर नॉट प्रेजेंट, ये पोर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तो दीज पोर्स आर नॉट प्रेजेंट इन थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री में देखो स्पाइनस प्रोसेस है वो भी थोड़ा छोटा होता चला जाएगा, ये चलो कर दो थोड़ा छोटा, ये कर दिया, थोड़ा सा छोटा हो गया, उसके बाद में और डाउनवर्ड जाओगे यहाँ पर तो और छोटा होता चलेगा, सेक्रल में ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये थोरेसिक वर्टिब्रीज की ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में ये डिफरेंट वर्टिब्रीज हैं। वर्टिब्रीज की संख्या 26 और 33, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 26 यदि इनको अपन फ्यूज्ड मान के काउंट कर रहे हैं, और यदि इनको अलग अलग सेपरेटली काउंट करें तो ये 33 है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात जहाँ तक आती है तो व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क? तो आप देखोगे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क ओवल शेप स्ट्रक्चर है, कहाँ पाई जाती है? 2 वर्टिब्री के इन बिटवीन पाई जाती है। वर्टिब्री में भी इन बिटवीन कहाँ पाई जाती है? जो वर्टिब्री का जो बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होगी, दूसरी वर्टिब्री इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। तो कहाँ प्रेजेंट हुई है? बॉडी पार्ट के इन बिटवीन हुई। तो intervertebral disc is a oval shaped structure or fibrocartilaginous structure that is oval in shape that is present in between 2 adjacent vertebrae or body part of vertebrae.
ये जो वर्टिब्री होती है, यदि उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो आप देखोगे कि आउटर जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है जिसको अपन एनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं, और सेंटर में जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है जिसे एनुलस पल्पोसस बोलते हैं। और ये फ्लूइड जेली लाइक फ्लूइड है, ये सेंटर में दो वर्टिब्रेज के बीच में प्रेजेंट है। तो क्या जब अपन चलते हैं तो ये स्ट्रोक लगते हैं तो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये किसी भी तरह की इंजरी और ट्रूमा से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ जब अपन मूवमेंट करते हैं तो ये अपना लेटरल साइडवाइज मूवमेंट है, ये अपना एंटीरियर पीछे की तरफ जो एक्सटेंशन है, तो इस दौरान भी इन वर्टिब्रेज के इन बिटवीन जो ये मूवमेंट होता है इसमें भी ये सहायक हैं, यानी मदद करती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें अपन इंटरवर्टिबल डिस्क के बारे में अपन पढ़ते हैं। इंटरवर्टिबल डिस्क कहाँ पाई जाती है? इंटरवर्टिबल डिस्क मूवेबल वर्टिब्रेज के इन बिटवीन पाई जाती हैं। फ्यूज्ड वर्टिब्रेज में तो पाई ही नहीं जाएंगे, आपको मालूम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ऊपर की तरफ की जो एटलस और एक्सिस बोन है, इनके बारे में देखो। एटलस वर्टिब्रेज सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रेज यानी C1 है। एटलस वर्टिब्रेज जो है वो अपने से ऊपर वाली बोन के साथ जुड़ती है। सोचो ऊपर वाली बोन कौन सी होगी एटलस के ऊपर? एटलस है इसके ऊपर, तो जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये बेस ऑफ स्कल है। बेस ऑफ स्कल में भी ओसिपिटल बोन पोस्टीरियर पार्ट में है और इसके जस्ट बिलो एटलस है। तो एटलस के ऊपर कौन है? स्कल की ओसिपिटल बोन है। इस ओसिपिटल बोन के साथ ये आर्टिकुलेट होगी। कौन? एटलस। एटलस में हुक लाइक स्ट्रक्चर, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पाए जाते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर। और ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस सुपीरियरली किसके साथ जुड़े हुए हैं? ओसिपिटल बोन के साथ। ओसिपिटल बोन में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके साथ जुड़ेंगे? फैसेट्स हैं, और उन फैसेट्स के साथ ये जुड़े हुए होंगे और एक जॉइंट बनाएंगे। उस जॉइंट को क्या बोलेंगे? एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट कैसा जॉइंट है? हिंज वैरायटी का जॉइंट है। ओनली दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट कौन सा है? दिस इज एंटीरियर बेंडिंग, पोस्ट दिस इज एक्सटेंशन ऑफ हेड। तो यहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपने पढ़ा है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कौन से जॉइंट होते हैं? हिंज जॉइंट आर द जॉइंट्स इन विच ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज पॉसिबल, ठीक है ना, अदर मूवमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो वो हिंज वैरायटी का जॉइंट है। तो ये भी हिंज वैरायटी का जॉइंट है। अब देखो यहाँ पर एटलस है, उसके बिलो है एक्सिस। एक्सिस वर्टिब्री भी अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एटलस वर्टिब्री में ये बॉडी पार्ट है, ये मॉडिफाइड हो जाता है एक स्पाइनस रूपी स्ट्रक्चर में। एक स्पाइन बन जाता है इसके जस्ट ऊपर, और उस स्पाइन को बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस, दैट इज ओडोंटॉइड प्रोसेस। और सुपीरियरली ओडोंटॉइड प्रोसेस, देखो यहाँ पर एक्सिस है। एक्सिस का ये बॉडी पार्ट, जैसे कि मैंने बता दिया, ये जो है ये बॉडी पार्ट इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ स्पाइनस प्रोसेस बन जाता है जिसे बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। और ऊपर की तरफ क्या है? एटलस है। ये एटलस ऊपर की तरफ है। तो नीचे की तरफ एक्सिस है, इसका ओडोंटॉइड प्रोसेस है जो कि एटलस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है इन दोनों के बीच में। कौन सा जॉइंट बन रहा है? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। तो ऊपर की तरफ तो एटलस बना रही है एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट, नीचे की तरफ एटलस एक्सिस के साथ बना रही है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो है वहाँ पर हेड का लेटरल मूवमेंट पाया जाता है। ये मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट यहाँ पर, ये देखो ऊपर की तरफ। यहाँ पर एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट में, और ये मूवमेंट हो रहा है एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट में, ठीक है। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट, साइनोवियल है, पिवोट वैरायटी का है। ऐसा वैरायटी का है? पिवोट वैरायटी का। तो इसमें एक बोन दूसरी बोन के ऊपर इस तरह से रोटेट हो रही है ऊपर। तो इंपॉर्टेंट है एटलस और एक्सिस। एटलस सुपीरियरली ओसिपिटल बोन के साथ, एटलस इंफीरियरली एक्सिस के साथ जुड़ रहे हैं, और एटलेंटो ओसिपिटल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बन रहे हैं। ऊपर की तरफ हिंज वैरायटी का, नीचे की तरफ जो है वो पिवोट वैरायटी का जॉइंट बन रहा है। बहुत ईजी है, इस तरह से इनको याद रख सकते हो। कहीं भी ऐसी भी कोई भी टॉपिक जो कि नए समझ में आया हो, हालांकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करके, कॉमन लैंग्वेज, साधारण भाषा में पढ़ाया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इन टॉपिकों में। कहीं भी एनाटॉमी में, खास करके स्केलेटन और दूसरे टॉपिक भी हैं, बीएससी नर्सिंग और अदर स्ट्रीम के जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट किसी को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स कहीं भी कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से साधारण भाषा में समझा दूँगा। एग्ज़ाम की तैयारी करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक